चलें बिल गोल्डबर्ग से बात कर लेते हैं, काफ़ी दिनों बाद आए हैं। हेलो, हेलो गालिब भाई, आवाज आ रही? आ रही है, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बढ़िया गालिब भाई, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त। हाँ जी। और डॉक्टर साहब आदाब, और हाजी भाई को भी आदाब। थैंक यू सर। आदाब आदाब आदाब। आदाब। गालिब भाई, अब हफ्ते में एक ही स्ट्रीम करते हैं क्या? यार अब दूसरी के लिए टाइम नहीं है फिलहाल, ठीक है? तो इसलिए एक ही कर रहे हैं। वो सैटरडे को ही करते हैं। हाँ, ये सैटरडे वाली है बस अब एक। अच्छा, तो लास्ट सैटरडे भी की थी? लास्ट सैटरडे भी की थी। सैटरडे वाली चलती रहेगी। वेडनेसडे वाली अगर कोई छुट्टी आ गई किसी दिन, इत्तेफाकन वेडनेसडे को, तो कर लेंगे फिर, ठीक है। सही है। अच्छा अच्छा, मैं वेडनेसडे वाली ढूंढ रहा था तो मुझे मिली नहीं। मुझे लगा कि पता नहीं आए नहीं है इस वीक। तो हाँ। मैं तो अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, डॉक्टर साहब भी हैं तो मुझे, ये इंडिया का जो इलेक्शन का खत्म हो गया आज, हम्म। तो काफी ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि मोदी साहब फिर से आ जाएंगे। तो हाँ। आपका क्या इसमें मानना है? और बाकी हाजी भाई और डॉक्टर साहब भी कुछ बताएं उस पे कि क्या, अगर ऐसा हुआ मोदी जी आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो फिर क्या क्या होगा आगे? भाई मैं यहाँ गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट ज़्यादा कर नहीं सकता वैसा। तो अ, आप सवाल वैसा मुझसे पूछें कि मैं उसका जवाब दे सकूं। पहले तो नहीं, यही बताएं कि आपको लगता है कि मोदी साहब आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उस पर थोड़ा यकीन करते हैं? हाँ, वो नहीं माहौल कर तो है सकते ना। बिल्कुल, लेकिन एग्जिट पोल हमेशा सही भी नहीं होते हैं, तो बेहतर होगा 4 तारीख तक वेट कर लेना। हाँ, ठीक है। अच्छा गालिब भाई, आपका क्या लगता है, 4 तारीख को अगर मोदी जी आए तो उसके बाद क्या फिर आपको लगता मुझे है? जो लग रहा है ना कि मोदी को उतनी सीटें शायद ना मिलें जो मैंने जो थोड़ा बहुत देखा है, जितनी पिछली बार मिली थी। मगर ये है कि गवर्नमेंट ये बना रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, आई डोंट नो बाकी। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ऐसा ही इधर माहौल भी है सही, और हालात भी ऐसे ही दिख रहे हैं। तो ये हाँ, तो 5 साल फिर हम हिंदू राष्ट्र फिर से बनाएंगे, तो बहुत दिक्कत दिक्कत वाली बात है। हिंदू राष्ट्र तो वो बनाएंगे ही ना, आपको पता ही है। वो बहुत आपको बुरा हाल। आप लोगों को, मुझे लगता है, खासी स्ट्रगल करनी पड़ेगी इस सिचुएशन से लड़ने के लिए। ये तो जिस तरह से आज चल रहा है गालिब भाई, ये तो, और मतलब क्योंकि हुआ क्या था 2014 से 19 में, मोदी जी इतने ज्यादा मतलब वो कोशिश नहीं किए हिंदू राष्ट्र बनाने की, लेकिन जो सेकंड टर्म 19 में वो आए, उसके बाद वो एकदम बहुत ज्यादा उन्होंने परेशानियां खड़ी की। अब मुझे लगता है 24 में अगर फिर से आ गए तो वो प्रो मैक्स जो उनका है ना, जो ट्रेलर अब तक अच्छा, उन्होंने वैसे मुझे दिखाया था आप एक उस, बात बताएं कि आपको क्या लग रहा है, ये जो हमारे एक्स मुस्लिम्स हैं, इनका कितना हाथ है इनको, इनके लिए लॉबिंग करने में, और क्या कोई इलेक्शन में इनकी वजह से इनको कोई बेनिफिट होगा मोदी जी को? नहीं इनका एक्चुअली क्या है, अगर मोदी जी इतने प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं तो वो तो फिर सभी लोगों का हाथ है ना उसमें। तो ये लोग अच्छा। जो हमारे एक्स मुस्लिम है, अब तो एक्स मुस्लिम बचा नहीं, अब तो वो टुन्नी ग्रुप है हम्म। वो एक्स मुस्लिम कहाँ ही है वो। अभी कल परसों मैं देख रहा था हमारे हारिस भाई की एक वीडियो, उसमें वो कैसा रजा पे कुछ तंज कस रहे थे इकोनॉमी पे, तो कैसा रजा ने कुछ बोल दिया था इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। हम्म। तो हारिस भाई डिफेंड कर रहे हैं उसको, वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में वो ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे इंडियन इकोनॉमी अच्छी है। अरे भाई, आप एथिस्ट थे, अब आप इंडियन इकोनॉमी के भी एक्सपर्ट हो गए। अब इंडिया की हर चीज नहीं, वो अच्छी तो है इंडिया की। बेचारा टुन्नी है ना, वो तो टुन्नी ही है असल में, उसको क्या कहेंगे। तो हाँ, सारे राडिया सारे टुन्नी है। एक्स मुस्लिम टुन्नी हो गए। ये देख तो ले, मैंने तो 2.5 साल पहले कह दिया था, मेरी देख लें फिर माने। आप लोग ये माने के गालिब ज्ञानी बाबा है, गालिब को पता था पहले। लोगों ने गालिब भाई आप आप, बिल्कुल। गालिब भाई तो बिल्कुल सही बोले ही बोले। एक्चुअली क्या है कि गालिब जैसा कोई बचा भी नहीं ना अब तो सारे या तो टुन्नी है हाँ। ना, या फिर वो क्या कहते हैं, वो एथिस्ट जो है वो कास्ट के ऊपर बात नहीं करते, है ना, उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो वो हाँ। गालिब का तो यूनिक केस है। तो और वो जो प्रेडिक्शन है वो तो बिल्कुल सही हो ही गई। अब तो बिल्कुल हम तो नाउम्मीद हैं यहाँ से, तो एक्स मुस्लिम के नाम से टुन्नी ही है। और अब जो अगर मोदी जी आ गए तो ये प्रोजेक्ट तो और ज्यादा चलेगा, और खासा परेशानी होने वाली है आने वाले टाइम में। सबसे पहले तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है गालिब भाई। वो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में,
लेकिन वो लाएंगे इस हिसाब से कि वो मुसलमानों पे ज्यादा वो भारी पड़े। यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली बात कोई गलत भी नहीं है, मगर मसला ये है कि उसकी इंटेंशन ठीक होनी चाहिए। असल में बिल्कुल। इंटेंशन अगर उसके पीछे गलत है ना, तो फिर उसका रिजल्ट सही नहीं निकलेगा असल में। तो अब क्या अब करें, अब इसमें मुझे लग तो रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कोलिजन कोर्स की बात भी बन सकती है, बड़ी शदीद किस्म की। ये ना हो कि दंगे ही शुरू हो जाए, फिर क्या होगा? ठीक है, वही तो सारा डर है। क्योंकि ये जब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ तो दिल्ली में जहां पे मुस्लिम ज्यादा हैं वहां पे दंगे तो हो जाएंगे शुरू। ठीक है, वो दंगे किस पॉइंट तक जाएंगे ये हम नहीं जानते, ये आप मेरे से बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं कि चीजें कहाँ जाएंगी। ठीक है, तो ये आसान नहीं है असल में, होना चाहिए मगर उसके लिए बड़ा विजडम और बड़ी वो चाहिए, चीज उससे वहां से शुरू होगा। तो अब क्या कहा जा सकता है? जो कॉमन सिविल कोड है ना सर, समान नागरिक संहिता जो है, वो अगर सबके राइट्स बराबर हैं तो कुछ गलत नहीं है सर। देखें, अगर हमारे सिखों के इधर बहुत सारे ऐसे हार्डलाइनर लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमें भारत का संविधान कबूल ही नहीं है, जबकि उनको कोई संविधान से कभी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई मसला हुआ हो या उनको राइट्स ना मिले हों। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है, हालांकि उनका उसमें भी बड़ी कंट्राडिक्टरी बातें हैं। तो ये जब हम किसी भी चीज को रिलीजियस होके सोचेंगे तब तो हमें लगेगा गड़बड़, लेकिन अगर ठीक ढंग से उसको बनाते हैं, अगर कॉमन सिविल कोड अगर ठीक ढंग से उसको सभी के लिए बराबर हो तो बुरा नहीं है। फिर अब ये बोलेंगे कि नहीं हमें तो वही सारा कुछ चाहिए, हमें जो शरीयत का कानून है, चाहे जो सिख बोलेंगे कि हमें तो खालसा राज वाला कानून चाहिए, या फिर इसी ढंग से हिंदू अगर सोचेंगे कि हमें मनुस्मृति वाला चाहिए। तो वही है ना कि ये चार शादी कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल में वो तो गलत बात है। ठीक है, अगर वो खत्म होता तो ठीक है उसको करना, मगर मोदी जी की गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है वो अब एक बात है ना। हाँ, कुछ चीजें समय आने पर ही पता चलती हैं सर, और वो टाइम आने पर ही पता चलेगा। और गालिब कमाल एंड अबाउट यूसीसी, इट्स स्टूपिड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया with such level of complex and vast cultural differences. We have IPC for legal issues and personal laws for cultural diversity. ठीक है, मेरे ख्याल में अगर वैसे तो मैं एक बात करूं, अगर मुसलमानों को चार शादी से मना करना है ना, तो फिर आप चार शादी की इजाजत बेशक खत्म ना करें, सिर्फ ये कर दें कि जब फिर चार शादियां भी की हैं ना, तो बीवी जब तलाक लेगी ना तो उसको जायदाद देनी पड़ेगी। इन्होंने चार शादी खुद ही करनी बंद कर देनी है, इनका बाप भी नहीं कर सकता। क्या ख्याल है? क्यों गोल्डबर्ग डॉक्टर साहब, क्या ख्याल है आप दोनों का? अभी तो 3 तलाक पर सर जो कानून बना है उसमें तो अब दावा कर रही हैं महिलाएं और कोर्ट में जा रही हैं। बहुत सारे कोर्ट में केस भी हुए हैं जो पहले नहीं होते थे। तो हमें रिलीजियस माइंडसेट जब तक हमारा रहेगा, हम तो फिर आगे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं ना। फिर हमें सिर्फ अपना जो हमारे समाज का जो दायरा है उसी के हिसाब से सोचते हैं ना। तो अभी तो बहुत सारे केसेस अब तो कोर्ट में हैं 3 तलाक के, कि 3 तलाक बोल के डाइवोर्स नहीं दे सकते। अब ये कानून बन गया इधर। और दूसरी बात है कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक मेजर्स ना किए जाएं, इसे स्टेप वाइज किया जाए, एक टाइम टेबल दे दिया जाए कि आज ये किया जा रहा है, 10 साल बाद ये होगा या 15 साल बाद ये होगा, तो हो सकता है कि कुछ चीजें प्रॉपर तरीके से हो जाएं, क्या पता। हाँ गालिब भाई, एक बात है, जब 1950 में अपना संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब लाए थे हिंदू कोड बिल। तो उसकी सबसे ज्यादा जो मुखालफत की थी वो आरएसएस ने उस टाइम पे की थी, ये बोल के कि भाई ये हिंदुओं के धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रही है और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के। हिंदुओं को भी एक से ज्यादा शादी की इजाजत थी। हाँ बिल्कुल। या वो गोरे के वक्त में खत्म हुई थी? नहीं, वो हिंदू मैरिज एक्ट में ही खत्म हुई 1956 में, उससे पहले नहीं थी। वो हिंदू कोड बिल जो बाबा साहब लाए हैं उसी से, और उसको आरएसएस ने अपोज किया था उस टाइम पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में नहीं होना चाहिए
और अच्छा। सबको अपने रिलीजियस लॉज की वो होनी चाहिए। लेकिन जब वो हिंदू कोड बिल ले आए, बाबा साहब ने तो रिजाइन कर दिया था इस मुद्दे के ऊपर, और जब वो पार्ट्स में लागू हुआ तो उसके बाद इनको पता लगा कि भाई अरे तो हिंदू कोड बिल आ गया, तो हिंदुओं पर तो लागू हो गए कॉमन सिविल कोड, तो अब हम सब यूनिफॉर्म सिविल कोड सब पे होना चाहिए। तो वो बाद में उन्होंने अपना स्टैंड बदला है। आरएसएस ने जो आज यूसीसी की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में 1950 में इसके खिलाफ थे। तो अच्छा, इसलिए मैंने इनकी बात नहीं की थी जब मैं श्रीलंका में था। श्रीलंका में भी यही इशू चल रहा था ना, राजा पक्षा ने यही चलाया हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ठीक है। क्योंकि उधर भी मुस्लिम औरत जब तलाक लेती थी तो उसको कुछ मिलता नहीं था, ठीक है, डिवोर्स में। और इवन के जब उसका हस्बैंड मर जाता था तो उसको जायदाद में से पीनट्स भी नहीं मिलते थे। और तो वहां पे भी इन्होंने किया हुआ था ना, ये शुरू था ये मसला। पता नहीं वहां पे भी अब तो नहीं हो सकेगा सॉल्व, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट आ गई है ये फिर जरा इस चीज को सीरियसली नहीं लेती, ठीक है। तो ये बातें हैं। और सर गालिब भाई, जैसे अभी डॉक्टर वुल्फ ने कहा ना कि असल में आप इंडिया के साउथ में चले जाएं बिल्कुल अलग आपको कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं बिल्कुल अलग है, आप पंजाब वाले इलाके में हो और इधर फिर गुजरात वाले इलाके में, हर एरियाज में बिल्कुल अलग अलग कल्चर है, कस्टम है और बहुत सारी अपनी अपनी रीतियां हैं। तो उसमें अगर उनको डिस्टरबेंस होगी तो उसका विरोध तो सभी जगह अपोज करेंगे ही लोग। तो नियत अगर साफ नहीं होगी और उसमें हम अपना कोई रिलीजियस एजेंडा अगर इम्पोज करना चाहेंगे तब तो फिर उस पर प्रॉब्लम होगी सभी जगह। और अगर नियत सही रही और एक बराबरी लाने की कोशिश होगी तो फिर मुश्किल नहीं होगी। फिर तो जैसे जो भारत का जो संविधान है वो भी तो सभी जगह एक्सेप्टेड है, क्योंकि वो सबके लिए बराबरी की बात कर रहा है। तो अब देखते हैं यूसीसी में क्या आता है, वो उसके बाद फिर उसके रिएक्शन होंगे उसी हिसाब से। गालिब भाई, हमारे संविधान में यूसीसी जो है ना वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है कि भाई स्टेट जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा। लेकिन जैसे भी बोला ना डॉक्टर साहब ने कि इनकी नीयत पे हमें शक होता है ना। ये इनका एम है कि मुसलमानों को नीचा दिखाया जाए, सिर्फ उनका एम ज्यादातर ये होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करके कॉन्सेप्ट होता है एचयूएफ, उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स हिंदूज को मिलते हैं। तो आप ये जो कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को नीचा दिखाया जाए, लेकिन जो ओबीसी के जो बड़े जो कुछ लीडर हैं वो कहते हैं कि असल में मुस्लिम तो बहाना है, मेन तो ओबीसी को वो नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि उनकी गिनती जो है वो मोर देन 50% है, 54% के हिसाब से या उससे थोड़ा ज्यादा ही है। तो उनका ये कहना है कि ये ओबीसी को सिर्फ थोड़ा सा उसको जागने से दूर रखने की कोशिश है, उनको सुलाए रखने की कोशिश है, और मुस्लिम सामने एक कॉमन जो है उसको दुश्मन बना के पेश करने का, ऐसा ओबीसी के कुछ लीडर्स का कहना है। तो हो सकता है वो भी अपनी जगह सही हो कि मसला इनके लिए मुस्लिम नहीं है, मसला ओबीसी है। ऐसा भी हो सकता हो कि ऐसी नहीं, मगर ओबीसी हो। पॉलिटिकल माइलेज तो मुस्लिम्स के खिलाफ लॉ बना के मिलेगी ना, ये बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ बात इसको। तो ये तो समझे, ये ओबीसी के खिलाफ अगर बात करेंगे और वो बात सिर्फ ओबीसी के लिए हो गई तो फिर वो इनको पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा। जी, तो यहाँ क्योंकि जो वोट की पावर है और वोट का परसेंटेज तो ओबीसी का सबसे ज्यादा है, तो अगर उनका कोई ऐसा कोई कॉमन प्लेटफॉर्म एक बन जाता है ओबीसी का, तो हो सकता है कि उसमें एससी एसटी के लोग भी साथ में आ जाएं। तो इसलिए ये वो एज पर जो वो लीडर हैं उनके स्टेटमेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मेरा अपना ये पर्सनल मैं नहीं बोल सकता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो मसला ओबीसी है, उनके उन लीडर्स का कहना है कि मसला ओबीसी है, मुस्लिम नहीं है। लेकिन अब ओबीसी के साथ तो डायरेक्ट नहीं किसी भी तरह से लड़ उत्तम सकते भी आए हैं। हैं। उत्तम, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं गालिब? आवाज आ रही है? आप ना जरा मुंह के करीब माइक करें, माइक थोड़ा दूर है तो कुछ सही समझ नहीं आई बात की आपकी। आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? आ तो रही है मगर माइक आपका मुंह से दूर है, मुझे लग रहा है। ठीक है, अब ठीक है? कुछ बेहतर हुई है। अच्छा, आप क्या कहेंगे ये यूसीसी वाले मसले पे?
यूसीसी में तो इन लोगों ने एक वो भी लाया था उत्तराखंड में, यूसीसी का एक लॉ ड्राफ्ट किया था इन्होंने, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत लोगों ने इसका विरोध किया था कि भाई, क्योंकि उसमें क्या किया था इन्होंने, लिव इन रिलेशन में भी यदि आपको जाना है तो आपको स्टेट का परमिशन लेना पड़ेगा, यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हो तो। और ये लॉ का ये इम्प्लीमेंट आई थिंक उत्तराखंड में ये लॉ इम्प्लीमेंट हो भी चुका है जहाँ तक है ना। तो उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट स्पेशली इंडिया में जिसने यूसीसी का एक ड्राफ्ट भी लाया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है। और इसका बहुत ज़्यादा विरोध इसीलिए हो रहा था कि भाई इसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे इसमें वो थे, क्योंकि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसमें ये कहा जाता है कि आपका जो बंधन है वो 7 जन्मों का है और वो तभी शुरू होता है जब शादी वादी का है। तो ये तो नहीं कह रहे हैं कि भाई लिव इन रिलेशनशिप हम रहने नहीं देंगे, कह रहे हैं कि आप जाओ, लेकिन आप जो है पहले पहले स्टेट की परमिशन लो, स्टेट के रजिस्ट्रार से परमिशन लो और उसके बाद भी आप जा पाओगे। अच्छा, ये तो वाकई बड़ी अजीब और अभी कल की न्यूज है ये पेपर्स की कि हाई कोर्ट ने, ये दक्षिण भारत की एक स्टेट में हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए हैं कि अगर एक मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की अगर शादी करना चाहते हैं या हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की शादी करना चाहते हैं तो पहले उनको रिलीजन चेंज करना होगा, उनको परमिशन ऐसे नहीं दी जा सकती है। दो अलग अलग रिलीजन के लोगों को शादी की परमिशन नहीं दी जा रही। तो अगर कोई मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का शादी करना चाह रहे हैं तो उसमें लेने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं, इसमें ये है कि वो तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं ना। अच्छा, मुस्लिम। और लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या है कि लिव इन रिलेशनशिप वाले क्लॉज में ये भी था कि आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई फला वाला लिव इन, मतलब जैसे मान लो आपको ही लिव इन रिलेशनशिप में जाना बिल्कुल बिल्कुल, तो आप अपने पहले पेरेंट्स से कंसेंट लोगे। तो मान लो कोई हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की या फिर मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की लिव इन में जाएंगे तो भाई उनके पेरेंट्स क्यों कंसेंट देंगे, वो तो साफ साफ मना कर देंगे ना। तो उसमें सबसे एक खतरनाक क्लॉज यही था कि आप यदि लिव इन रिलेशनशिप में भी जा रहे हो तो आपको पेरेंट्स का कंसेंट लेना पड़ेगा भाई। सर लिव इन में तो हिंदू मुस्लिम छोड़ दें, सेम रिलीजन में भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे लिव इन रिलेशन के लिए। यस, हाँ, देख लो गालिब भाई, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है देश में कि लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर कराओ। ये तो यूनिफॉर्म लेस हुआ फिर। ऐसे ही है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, अंकल सिविल कोड है ये। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी वालों ने जो भी कानून बनाया है, ठीक है, कहते कुछ और है और करते कुछ और। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कानून ही था सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेस कानून था वो, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि भाई हम जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए ये कानून ला रहे हैं। अब इसमें क्या था गालिब भाई, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं। जैसे मान लो मैं बीजेपी वाला हूं, आपने मुझे डोनेशन दिया पैसा, मान लो 2000 करोड़ रुपए, तो ये जानकारी पब्लिक डोमेन में जाएगी ही नहीं, केवल मुझे पता चलेगी और आपको बस रहेगा। आपको बस एक टोकन दे दिया जाएगा, आपने मतलब आपको वो टोकन खरीद के बैंक से खरीदना है और उसको जाके आप जो है फिर उसके बाद मुझे दे दीजिए, मैं उसको इनकैश करा लूंगा। तो इस कानून को इन्होंने लाया था 2017 में कि भाई ये हम ट्रांसपेरेंसी के लिए कर रहे हैं, और इसको फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द किया कि भाई ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप और सारा वो करो। वैसे इन्होंने जितने भी कानून बनाए, ट्रिपल तलाक वाले भी कानून बनाए, बोला भाई मुस्लिम वुमेन को रिलीफ मिल रही है, लेकिन फिर भी अभी तक हमारे पास आता है कि वो चीजें नहीं हुई। इनके जो भी चीजें थी ना वो ऐसे ही है, जो भी कानून बनाए हैं मतलब होता उसका उल्टा है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएंगे तो उसका जस्ट अपोजिट ही होने वाला है। और ये ऐसा होता है ना, जैसे किसानों के जो कानून लाए तीनों, वो बिल्कुल किसानों के खिलाफ थे। किसानों ने उसके लिए साल भर से ज्यादा टाइम तक उन्होंने स्ट्रगल किया, इतनी ठंड में, इतनी गर्मी में, और 700 लोग मारे भी गए। और उसके बाद वो वापस भी लेना पड़ा इनको, हाथ जोड़ के माफी मांग के वापस लेना पड़ा। तो इसमें भी ये लोग यही कह रहे थे कि ये जो ये जो कानून लाए हैं वो ये बोल रहे थे कि ये किसानों के भलाई के लिए है। एक साल से भलाई के लिए है। तो अब वही बात है कि मैं आपके भले के लिए, मैं आपकी भलाई करना चाह रहा हूँ और आप बोल रहे हैं भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी भलाई मत करो, ऐसी भलाई मत करो। और मुझे ऐसा ही है ना, तो लोग हाथ जोड़ रहे थे कि भाई हमें आप हमारी भलाई मत करो हम। और उसके लिए 700 लोग मारे गए, इतना जबरदस्त एजिटेशन रहा कि भाई हमें ऐसी भलाई नहीं चाहिए कि जिसमें हम
आने वाले समय में कारपोरेट के गुलाम हो जाएं। तो ये हालात हैं, अब देखें क्या होता है। देखो ये 4 जून जो है हमारे कंट्री के लिए डिसाइसिव डे है कि मतलब 4 जून को आप ऑफिशियली कह सकते हो, यदि गवर्नमेंट नहीं बदली तो इंडिया 99% पाकिस्तान बनने के राह पे है, मतलब बन ही गया ऐसा समझ लेना। और मैं एक भी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये लोग सत्ता आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनका जो मैंने एटीट्यूड देखा है 10 सालों में, इनका एटीट्यूड बहुत खतरनाक रहा है। मतलब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ठीक है, हर संस्था इनके हाथ में, इवन इलेक्शन कमीशन भी इनको कुछ नहीं बोलता, ठीक है, चाहे जितनों भी वायलेशन कर ले कुछ भी। तो मान लो कल के दिन 4 जून को ये हार भी जाते हैं ना, तो भी ये सत्ता नहीं छोड़ने वाले इतने आसानी से। चलें आगे वो तो चलते हैं। छोड़नी पड़ेगी। चलें, ठीक है, बिल्कुल। कोई और बात आप करेंगे? एक बात और आखिरी, एक बुक है एंजाइटी जनरेशन बाय जोनाथन हाइट, तो उस पे कभी आप देखिएगा। उसमें क्या है, वो बताता है कि इंस्टाग्राम और ये फेसबुक वगैरह 2012 से जब से आए हैं तो टीनेज जो गर्ल्स हैं उनमें डिप्रेशन के जो और एंजाइटी के जो डिसऑर्डर हैं वो शूट अप हो गए हैं। तो कुछ एंशियस जनरेशन, ये क्या बुक का नाम है? हाँ, एंशियस जनरेशन अच्छा, बाय जोनाथन हाइट। जोनाथन हाइट ने पहले वो किताब एक और लिखी हुई है, उस पर पहले चर्चा हुई थी शायद वो, तो काफी अच्छी किताब है। मैं जो आइडिया उस ऊपर, ठीक है, फोकस कम हो रहा है, आपको डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, वो डिस्ट्रैक्शन के ऊपर किताब थी उसकी। फोकस के इश्यूज तो हम सभी फेस कर रहे हैं, मैं खुद वो मैंने पढ़ी है किताब जोनाथन हाइट की, पहले वाली, वो जो है डिस्ट्रैक्शंस वाली। हम कॉर्डलिंग ऑफ अमेरिकन माइंड की बात कर रहे हैं। उसके नाम भूल रहा उसका, मैं आपको बताता हूं। हाँ, कॉर्डलिंग, उसे 3 किताबें हैं, एक कॉर्डलिंग ऑफ अमेरिकन माइंड है, मैं एक दो और किताब, खैर चलो इसकी बात जो कर रहा हूं मैं, ये उसमें वो ये कहता है कि 2012 से 15 के बीच में 3-4 साल का जो पीरियड है उसमें जो टीनेज गर्ल्स हैं उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन का जो इंसिडेंट है वो मतलब 160% तक बढ़ गया है, और बॉयज में भी बढ़ा है बट लड़कियों में बहुत ज्यादा है। तो उसका जो आर्गुमेंट है, बेसिक आर्गुमेंट जो अल्टीमेटली वो कंक्लूड करता है वो ये है कि टीनेज जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में मोबाइल यूज ना करने दिया जाए, स्मार्टफोन, ताकि उनके जो ये इश्यूज हैं ये थोड़े कम हो सके। तो ये मैं बताना चाह रहा था, अगर आपको मौका मिले तो आप देखिएगा उस किताब को। चलें, बिल गोल्डबर्ग, फिर इजाजत दें। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, फिर आते रहें। ओके ओके, बाय। अच्छा जी, शाह हलूद ने कहा गालिब जी इंटरव्यू में बोले गोभी जी, मैंने कहा गोभी जी को गालिब जी मोदी जी एक्चुअली गोभी जी ये लोग नरेंद्र मोदी को बोलते हैं, मतलब पता नहीं मोदी जी के लिए है। तो गोभी जी इंटरव्यू में बोले कि वो श्योर हैं उनका बर्थ बायोलॉजिकल नहीं है, डायरेक्ट भगवान से हुआ है। ये तो परमात्मा ने उन्हें भेजा। क्रूसिफिक्शन जी जी, कई फरिश्ते आके उनकी माँ पे फिर फूके नहीं मारते रहे। आई एम सॉरी, मगर ये क्रूसिफिक्शन तो ये इंडिया की करे जा रहे हैं, अब हमें नहीं पता कि क्या। सर मैंने एक सवाल पूछना था कि वो एग्जिट, खाली एक मिनट है, पहले अगली सुपर चैट खत्म कर लें। शाह हलूद ने ये कहा, फिर वेलकरी ने कहा मी थिंक्स दैट नेक्स्ट गवर्नमेंट विल बी वीक कोएलिशन गवर्नमेंट। चलें, बहुत शुक्रिया वेलकरी, थैंक यू आपके सुपर चैट का। दोस्तों आप भी सुपर चैट सुपर स्टिकर्स भेज सकते हैं। वेलकम डाली, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। उत्तम को भी वेलकम। जी वेलकम डाली जी, वेलकम हाजी भाई, वेलकम एवरीवन। सर मैंने डॉक्टर बलविंदर और उन आपसे पूछना है कि जो दूसरे भाई है, मुझे उनका नाम भूल गया, कि एग्जिट पोल्स तो सारे कह रहे हैं कि मोदी जीत रहा है 350 अराउंड, पता नहीं मैंने 7 एग्जिट पोल्स देखे थे, ये सही है गलत है या ये हाइप क्रिएट की जा रही है? एग्जिट पोल तो ज्यादातर मतलब ट्रस्टेबल नहीं होते ना, कई बार गलत ही, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शन है। कई बार बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, कई बार नियर टू एक्यूरेट होते हैं, कई बार बहुत फार टू एक्यूरेट होते हैं, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ऐसा भी होता है। जी जी। और दूसरा क्वेश्चन पूछते, इंडिया के इलेक्शन कमीशन की बड़ी ताकत थी, बड़ा ट्रांसपेरेंट था, मेरे ख्याल में 3 की बंदे होते हैं इलेक्शन कमीशन में, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मगर मोदी ने 2 अपने बंदे लगाए हैं खास। ये आपको लगता है कि तीनों ही उनके ही बंदे हैं? बल्कि तीनों ही शायद जो चले तीनों ही हैं, आप जैसा आप बता रहे, तो आपको लगता है इसकी वजह से कोई फर्क पड़ सकता है इन द आई वुड से कि इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर कोई दाग आ सकता है कि उसने अपने बंदे? अब ये तो डिपेंड करेगा कि जो अपोजिशन पार्टी है वो काउंटिंग के दिन जो है जो पूरा मतलब मेहनत करती है कि नहीं। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आप हार भी रहे हो तो आप प्रॉपरली देखो कि सही से काउंटिंग हो रही है कि नहीं। जैसे फॉर्म 17C जो होता है
उसको प्रॉपरली मिलान करे, क्योंकि हर पार्टी को दिया जाता है फॉर्म 17C, उसमें दिया जा रहता है कि कितने वोटिंग हुई है, क्या हुआ है, ठीक है। तो एक एक डेटा का मिलान करना है पॉलिटिकल पार्टियों का काम है। 4 तारीख को इनका काम बहुत बढ़ जाएगा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और इलेक्शन कमीशन का वही वो है। करेंगे सर, वो करेंगे ही। जो 17C जो फॉर्म है उसमें ये रहता है कि हाँ टोटल कितने वोट थे, कितने उसमें महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, मेल और फीमेल का डाटा रहता है। और वो जैसे हर पोलिंग बूथ पर वो 17C फॉर्म की एक कॉपी एजेंट्स को दी जाती है। हर पार्टी के एजेंट्स के पास में उसकी एक कॉपी रहती है, और जिस दिन काउंटिंग होगी वो एजेंट्स वहां होते हैं, और उस समय वो मिलाते हैं उसके साथ कि जो मशीन खुल रही है उसका नंबर क्या है, और उसमें वो नंबर मशीन का रहता है जो फॉर्म उनको मिला है। ये क्वेश्चन मैं गालिब से ही पूछ लेता हूँ। गालिब, बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत लोग बोलते हैं कि ईवीएम जो होता है जिससे इलेक्शन होता है दैट कैन बी मैनिपुलेटेड, सो डू यू थिंक कि ये पॉसिबल है? तो वैसे तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि दुनिया का कोई भी मशीन जो है वो हैकेबल है ही, मतलब हर मशीन को हैक किया जा सकता है। लेकिन ये लोग यही कहते हैं कि ये डिजिटल नहीं है, एनालॉग है, और ये है जो भी है, बट ये बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी है। अभी हर पार्टी अपने उस पर कहती है, लेकिन करते ये लोग नहीं है। इसका सॉल्यूशन तो ये है कि मान लो आपको ईवीएम पे ट्रस्ट नहीं है तो सारी पार्टियां आके बोल दो, या जो लोग ऑपोजिशन में है, कि भाई हम जब पावर में आएंगे तो ईवीएम से वापस बैलेट पेपर में चले जाएंगे। मसला ये है कि देखें, दुनिया में हर मशीन हैकेबल है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी में डिस्ट्रस्ट जो है ना वो इरैशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मगर मुझे ये पता नहीं है कि इंडिया में जो ईवीएम हो रहा है उसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या ईवीएम जो यूज हो रही हैं उनकी क्या डिटेल्स हैं, वो क्या टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, क्या है, प्लान है, ये बातें मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता जी। अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ले जाएं एज एन एग्जांपल, तो उसके इतने रिकॉर्ड्स हो जाएंगे कि आप उसको फिर बदल नहीं सकते। तो मुझे नहीं पता कि अगर आप उसको आप लोग उसको किस तरह ये डेटा किस तरह किया जा रहा है। आपके पास अगर लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ पड़े हुए रिकॉर्ड्स ग्लोबली उसी वक्त अपडेट हो रहे हैं, तो आप कितना हैक कर सकते हैं? ये बात तो आपकी ठीक है, मगर जाहिर बात है कि वो पता नहीं अब उसके क्या चैलेंजेस होंगे इलेक्शन में अप्लाई करने के, और ब्लॉकचेन और क्या करना होगा उसके लिए, वो मतलब तो ये है ना, हमें पता नहीं है। कि हमारे यहाँ जितने भी मेरे कलीग्स हैं उनकी ड्यूटी लगती है इलेक्शन में। कुछ जो मेरे कलीग्स हैं वो तो बोलते हैं कि भाई ईवीएम हैकिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट लोग देते हैं। और कुछ लोग हैं मतलब अलग जगह के, मतलब दोस्त उन लोगों से पूछा तो वो कहते हैं कि भाई पॉसिबल है। अब ये ना, इसमें ज़्यादा रिसर्च हुआ भी नहीं है। द वायर की एक आर्टिकल आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जी ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग और ये सब है वो अभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है सर के। उनका एक आर्टिकल आया भी था 2-3 महीने पहले, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। उसमें प्रॉपरली बताया गया है, ये तो नहीं बताया कि ईवीएम हैकेबल है या नहीं, लेकिन उसमें प्रॉपरली ये बताया गया कि भाई ईवीएम को जो बना रहा है और जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है और किधर से हो रहा है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जरूर उठते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।